everyone, pranam to all of you. Again I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today I will discuss fundamental rule 19 to 25, and in this part mainly I emphasize on pay fixation. I will explain it with example. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So I do not want to waste the time. Now I am going to start third part. It is third part, fundamental rule 19 to 25. Clear? So first one you see, fundamental rule 19, limit on personal pay. This one is very important one. Just you remember the rule. Okay, it means basically which rule emphasize on limit on personal pay. Sometimes also a rule is coming in the examination. It is given except in the case of personal pay granted in the circumstances defined in rule 9, okay, section 23. So फंडामेंटल रूल 9 का आप सेक्शन देख लीजिए 23 सबसेक्शन ए. द पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट shall not be so increased as to exceed the pay sanctioned for his post without the sanction of an authority competent to create a post in the same cadre on a rate of pay equal to his pay when increased. इसमें क्या है, आपको याद रखना है, पर्सनल पे जब मिलता है, जब कोई पे एनोमली होता है तो वो पे एनोमली को एडजस्ट करने के लिए पर्सनल पे मिलता है. जो फंडामेंटल रूल 923 आप देख लीजिए, फंडामेंटल रूल 9 और सेक्शन 23 में पर्सनल पे के ऊपर है. मैं थोड़ा आपको आइडिया दिया, जब आपका पे में एनोमली होता है और उसको एडजस्ट करने के लिए आपका बेसिक पे के साथ पर्सनल पे दिया जाता है, वो एनोमली को, पे एनोमली को रिमूव करने के लिए. मगर यहाँ पर है, जो पे आपका सैंक्शन हो रहा है, पर्सनल पे को आप छोड़ दीजिए, इसमें जो पे एक्चुअली फिक्स होता है, द पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी सो इंक्रीज्ड as to exceed the pay sanctioned for his post. कभी कभी क्या है, सपोज आप नेशनल प्लेयर हो कि इंटरनेशनल प्लेयर हो, आप कंटिन्यूसली यू आर गेटिंग मेडल्स फॉर द स्टेट एंड द कंट्री. जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो तब आपको इंक्रीमेंट दिया जाता है. ओके, वो इसी के वजह से आपका पे इंक्रीज हो जाता है. मगर ये जो पे, जब भी जो आपका पे फिक्स हुआ है उससे जब ज़्यादा आपका पे होगा तब किसका सैंक्शन चाहिए ना, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन चाहिए, विद सैंक्शन ऑफ एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू क्रिएट ए पोस्ट. जिस अथॉरिटी के पास पावर है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पावर है, जो पोस्ट क्रिएट कर सकता है, उनका सैंक्शन के बिना आपका जो पे फिक्स हुआ है वो एक्सीड नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है? तो पर्सनल पे को आप छोड़ दीजिए. जब पर्सनल पे आपको मिलता है तब उस केस में आपका ऑटोमेटिकली जो पे सैंक्शन होता है उससे ज़्यादा मिलता है. मगर इस केस में जो पर्सनल पे के अलावा कभी कभी क्या है, हमारा जो पे फिक्स होता है वो एक्चुअली जैसे जो नॉर्मल पे होता है पोस्ट के हिसाब से उससे ज़्यादा होता है. वो कब होगा ना, जो सैंक्शन अथॉरिटी है, जो पोस्ट को क्रिएट करता है, ओके, वो जब सैंक्शन करेंगे, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु हैज पावर टू क्रिएट ए पोस्ट, व्हेन ही और सी गिव द सैंक्शन, देन एट दैट टाइम इट मीन्स फिक्सेशन ऑफ पे एक्सीड्स द एक्चुअल पे एक्चुअली फिक्स फॉर द पोस्ट. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दे दिया है, मैं अभी थोड़ा आइडिया दे, जो FR 27 है, फंडामेंटल रूल 27 में कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है. मैं एक एग्जांपल आपको दिया, जैसे एक सपोज एक
प्लेयर है वो इंटरनेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल लेवल में उसको मेडल मिल रहा है, और जो वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता है, जो एक्चुअल पे होता है उस पोस्ट में, उससे 1-2 इंक्रीमेंट ऐड कर दिया जाता है और उसका पे फिक्स होता है। ठीक है, उस केस में एक्चुअली जो पे फिक्स होगा वो नॉर्मल पे से ज़्यादा हो जाता है पोस्ट के हिसाब से, नहीं कि otherwise the rule does not give the central government power to grant pay in excess of what is permissible under other rules in the fundamental rules। तो कभी भी एक्चुअली नॉर्मली कोई ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर नहीं है जो बेसिकली पोस्ट के हिसाब से जो पे फिक्स होगा उससे ज़्यादा कभी नॉर्मली पे फिक्सेशन किया जाएगा। सो दस इट डज नॉट एनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट एन इनिशियल पे हायर दैन व्हाट इज परमिसिबल। जो पोस्ट के हिसाब से जो पे परमिसिबल है तो आपका इनिशियल पे परमिसिबल पे से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। मगर कभी कभी जो FR 27 का बात में बताया, FR 27 में क्या है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पावर है वो पोस्ट क्रिएट कर सकता है, तो वो चाहेंगे तो आपको इंक्रीमेंट, सपोज आप कुछ स्पेशल अचीवमेंट आपका है तो उसके हिसाब से वो आपको इंक्रीमेंट दे के जो पे फिक्सेशन करेंगे वो एक्चुअली जो परमिसिबल पे से ज़्यादा हो जाता है। और FR 27 में स्पेशली जो एडिशनल इंक्रीमेंट मिलकर जो पे फिक्स होता है और वो जब हो जाता है, ठीक है, तब आपका परमिसिबल पे से जो पे फिक्स होगा वो परमिसिबल पे से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो FR 27 जब हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर और थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल केस में कभी भी आपका जो पे फिक्स होगा वो परमिसिबल पे से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, यदि आपका जो पे फिक्स होगा वो परमिसिबल पे से ज़्यादा होगा, जब आपको 1-2 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा और उसके हिसाब से पे फिक्स होगा और वो डेफिनेटली इट इज़ मोर दैन द परमिसिबल पे, तो इस केस में एक्चुअली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो पोस्ट क्रिएट करता है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु हैज़ द पावर टू क्रिएट द पोस्ट, वो जब सैंक्शन करेंगे तब इस केस में आपका पे में इंक्रीमेंट ऐड कर दिया जाएगा स्पेशल अचीवमेंट के लिए, और उस केस में जो पे फिक्स होगा वो परमिसिबल पे से ज़्यादा होगा, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, FR 20 पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, ये रूल को भी याद रखना है, FR 20 को, ये पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर है। तो आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 9 उसका एक सबसेक्शन 6 देख लीजिए और उसका बिट B देखिए, उसमें एक्चुअली पे के ऊपर डिस्कशन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 6 और उसका सबसेक्शन B। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ट्रीटेड एज ड्यूटी अंडर रूल 9 subsection 6 subsection B, a government servant may be granted such pay as government may consider equitable, but in no case exceeding the pay which the government servant would have drawn had he been on duty other than the duty under rule 9(6)B। नॉर्मली जो ड्यूटी होता है, नॉर्मली 9 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन B में ड्यूटी के ऊपर डिस्कशन किया गया है। जो ड्यूटी का बात आएगा, ये सेक्शन को आपको याद रखना है। जो नॉर्मल ड्यूटी में बेसिकली जो नॉर्मल ड्यूटी के हिसाब से आपका पे फिक्स किया जाता है, ठीक है। कभी कभी इसमें जो नॉर्मल ड्यूटी होता है उसमें आपको अलग कुछ ड्यूटी आप कर रहे हो, जैसे आप कोई सपोज फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कभी कभी क्या है, आप टेरिटोरियल आर्मी में ट्रेनिंग ले रहे हो और उस केस में आपको मिलिट्री पे मिलेगा प्लस एज यूजुअल आपको मिलिट्री पे मिलेगा, और उसमें मिलिट्री पे एंड स्पेशल पे में जो आपका पे था, जो मिलिट्री पे सिविलियन पे में जो डिफरेंस है उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। कभी कभी क्या है, हमको गवर्नमेंट अलाउ करता है, हम उसमें टेरिटोरियल आर्मी में हम ट्रेनिंग लेते हैं, और कभी कभी क्या है, हमारा ऑफिशियल ड्यूटी हम पर नहीं होगा, और कभी कभी हम ट्रेनिंग लेते हैं तब हमको स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है। और जब कोई टेम्पोररी पीरियड के लिए आप टेरिटोरियल आर्मी में काम कर रहे हो और उसको गवर्नमेंट अलाउ किया है, तो उस केस में क्या होगा, आपको मिलिट्री पे मिलेगा, और मिलिट्री पे के अलावा आपको आपका जो सिविलियन पे था और मिलिट्री पे सिविलियन पे के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। तो जो अदर ड्यूटी आप कर रहे हो, नॉर्मल ड्यूटी तो आप कर रहे हो,
नॉर्मल ड्यूटी तो ये सेक्शन है फंडामेंटल रूल 9 सब सेक्शन 6 उसका बीट बी में। तो उसके अलावा और कोई ड्यूटी कर रहे हो तो वहाँ पर आपका जो पे होगा ऑटोमेटिकली वो उसमें ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या किया है पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कि अंडर रूल 96B ए गवर्नमेंट सर्वेंट में बी ग्रांटेड सच पे आज गवर्नमेंट में कंसिडर इक्विटेबल बट इन नो केस एक्सीडिंग द पे विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हो और उसके अलावा कुछ एडिशनल ड्यूटी कर रहे हो, अभी मैं बताया, तो इस केस में डेफिनेटली आपको पे ज़्यादा मिलता है। नहीं, जो आपका पे फिक्स होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कभी भी आप जो नॉर्मल ड्यूटी में कोई भी ड्यूटी जब असाइन होता है और कोई एडिशनल ड्यूटी आप कर रहे हो उसमें आपका डेफिनेटली आपको पे ज़्यादा मिलेगा। तो उस केस में कभी भी आप कोई भी ड्यूटी कर रहे हो तो गवर्नमेंट जब आपका पे को फिक्स करता है वो पे से ज़्यादा नहीं होगा। जब एडिशनल ड्यूटी कर रहे हो और उसमें आपको थोड़ा पे ज़्यादा मिल रहा है, ओके, वहाँ पर एक पे फिक्सेशन होता है, ज़्यादा मिलकर पे फिक्सेशन होता है। और मगर ऐसा कोई भी ड्यूटी आप कर रहे हो जो गवर्नमेंट आपका वो ड्यूटी के हिसाब से जो पे फिक्स कर रहा है, कभी भी वो पे से ज़्यादा नहीं होगा। वो पे मीन्स मैं क्या बता रहा हूँ कि आपका जो नॉर्मल ड्यूटी के अलावा कुछ एडिशनल ड्यूटी कर रहे हो और उसके हिसाब से आपका पे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे कभी भी आपका पे ज़्यादा नहीं होगा कोई नॉर्मल ड्यूटी केस में, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर बेसिकली आपको रिमेंबर करना है, कभी कभी हम नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं, ये सेक्शन में नॉर्मल ड्यूटी हमारे ऊपर असाइन होता है और उसके अलावा जब हम एडिशनल ड्यूटी करेंगे तब हमारा जो पे फिक्स होगा वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है FR20, इसको ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलो 2021 डिलीटेड है। FR22 फिक्सेशन ऑफ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनिशियल, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है FR22 जो फिक्सेशन ऑफ पे इन विच फंडामेंटल रूल एक्चुअली फिक्सेशन ऑफ पे इज एक्सप्लेन्ड, इट इज फंडामेंटल रूल 22, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा। द इनिशियल पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अपॉइंटेड टू ए पोस्ट ऑन ए टाइम स्केल ऑफ पे इज रेगुलेटेड एज फॉलोज, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। अब ये सेक्शन को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फंडामेंटल रूल 22, ओके, सब सेक्शन आई, सब सेक्शन ए, सब सेक्शन 1, 22IA1, ठीक है। तो सब फंडामेंटल रूल 22 उसका जो सब सेक्शन आई है उसका बीट ए का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। इसमें क्या है, व्हेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए पोस्ट other than a tenure post in a substantive or temporary or officiating capacity is promoted to another post carrying duties and responsibilities of greater importance। जब आपको ऐसा कोई ड्यूटी मिला, टेन्योर पोस्ट को छोड़ दो, टेन्योर पोस्ट में क्या है कि लिमिटेड टाइम के लिए आप काम करोगे, ओके, यहाँ पर टेन्योर पोस्ट को हटा दो। जो सब्सटेंटिव पे और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी आपको प्रमोट कर दिया जाता है जिसमें आपका जो ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, अब ग्रेटर इंपॉर्टेंस होता है। तो इस केस में डेफिनेटली हिज इनिशियल पे इन द टाइम स्केल शैल बी फिक्स्ड बाय गिविंग, तो इसके ऊपर हम एग्जांपल में डिस्कशन करेंगे। आपको यहाँ पर याद रखना है, जब आपका प्रमोशन होता है और एक पोस्ट को प्रमोशन होता है जिसमें आपका जो ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगा, तो इस केस में पे फिक्सेशन का बात आता है। तो पे फिक्सेशन कैसे होता है, पे फिक्सेशन जो होगा आपको दो केस में बताऊंगा। एक है जो पे फिक्सेशन के लिए हमको 1 मंथ के अंदर, हमको विदिन 1 मंथ के अंदर हमको ऑप्शन देना है, ओके, विदिन 1 मंथ के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हम जब भी आपका प्रमोशन होता है हायर पोस्ट में जिसमें इट मीन्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, थोड़ा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाता है, तो विदिन 1 मंथ आपको ऑप्शन देना होगा कि जिस डेट में आपका प्रमोशन हुआ उसी डेट में आप आपका पे फिक्स करना चाहते हो कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वहाँ से आप पे फिक्स करना चाहते हो। तो ये ऑप्शन आपको चूज करना है, ओके। 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन में आपको बताया, ऑप्शन 1 क्या होता है कि मेरा प्रमोशन हुआ मीन्स जिस डेट में हुआ तो उसी डेट में मेरा पे फिक्सेशन होना चाहिए, एक ऑप्शन है।
और मैं यहाँ पर और चूज कर रहा हूँ नहीं मेरा जो पे फिक्सेशन होगा डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से होगा। अभी मैं ओल्ड पे ले जाऊँगा, मगर जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वहाँ से मेरा पे फिक्स होगा। तो आपको ऑप्शन 1 मंथ में देना है। यहाँ पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल पे बैंड है 9,300 34,800। पर्सन ए इसी पे बैंड में उसका जीपी 4,800 है, लेवल 8, ठीक है। तो यहाँ पर सेल 10 को उसका प्रमोशन हो गया, उसका यहाँ पर दे दिया है, नहीं सेल 10 उसका जो बेसिक पे है 62,200 है। अभी जो काम कर रहा था वो जीपी ये पे बैंड था 9,300 34,800 और उसका ग्रेड पे था 4,800, लेवल 8 में था और उसका सेल 10 में बेसिक पे था 62,200। अभी उसका प्रमोशन हो गया ये पे बैंड को 15,600 टू 39,100। उसका ग्रेड पे अभी 5,400 हो गया, लेवल 10 में वो चला गया प्रमोशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पे कैसे फिक्स होगा तो उसको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है, 2 ऑप्शन दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया गया, देखिए लेवल 8 4,800 ग्रेड पे था, उसी लेवल में आपका सेल 10 में था 62,200 था, ठीक है। और सेल 11 यहाँ पर दिया है 64,100 66,000 ऐसे दिया है। तो यहाँ पर क्या है, जब आपका प्रमोशन हुआ 15,600 टू, ये जो मेरा एग्जाम्पल में जब आपका प्रमोशन हुआ तब आप ये डिसाइड कर लिया कि फ्रॉम माई डेट ऑफ प्रमोशन इट मीन्स माई पे शुड बी फिक्स्ड। तो 2 ऑप्शन है, चाहे आप डेट ऑफ प्रमोशन से आपका पे फिक्सेशन होगा और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से। मगर यहाँ पर आप ये डिसाइड किया जो 1 मंथ के अंदर आपको तो ऑप्शन देना है, तो आप ऑप्शन किया कि मेरा जो पे फिक्सेशन होगा वो बेसिकली डेट ऑफ प्रमोशन से होगा। तो आपका पे था 62,200, प्रमोशन के वजह से उसी लेवल में आप एक जंप कर गए 64,100 हो गया। जो लेवल 8 था वो एक्चुअली आपका पोस्ट था, आपका ये है प्रमोटेड पोस्ट, ये है प्रमोटेड पोस्ट, समझ में आ रहा है। जो 5,400 है वो प्रमोटेड लेवल है। तो उसमें क्या होगा, जब आपका था 4,800 पे बैंड था, आपको 62,200 मिल रहा था बेसिक पे, अभी उसमें ठीक है प्रमोशन के वजह से एक इंक्रीमेंट मिला 64,100 हुआ। अभी आपका किस लेवल में प्रमोशन हुआ, लेवल 10 5,400 में। तो वहाँ पर हम देखेंगे 64,100 है कि नहीं। 64,100 नहीं है तो जो नेक्स्ट अमाउंट है वो आपका पे फिक्स हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है आप चूज किया कि मेरा डेट ऑफ प्रमोशन से मेरा पे फिक्स होगा, तो आपका जो पोस्ट था उसी में एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो आपका जो पे था 62,200 था, उसमें एक इंक्रीमेंट मिल गया प्रमोशन की वजह से 64,100 हो गया। आपका अभी प्रमोशन हुआ ग्रेड पे 5,400, लेवल 10 में आप चले गए, तो वहाँ पर कैसे फिक्स होगा ना, हम ये जो 64,100 चूज करेंगे, नहीं है तो नेक्स्ट अमाउंट ले जाएंगे और पे फिक्स कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। और एक नेक्स्ट वाला है, आप देख लीजिए यहाँ पर वही चीज़ मैं बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको याद रखना है। एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन डेपुटेशन टू एन एक्स कैडर पोस्ट, जब आप कोई आपका कैडर पोस्ट से बाहर आप चले गए डेपुटेशन में, और टू ए पोस्ट ऑन एडहॉक बेसिस, कोई एडहॉक पोस्ट आपको मिला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये जो पे फिक्सेशन ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखना है डेपुटेशन टू एन एक्स कैडर पोस्ट, एडहॉक बेसिस पोस्ट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो यहाँ पर आपका ये पे फिक्सेशन क्या होगा, नहीं होगा। तो वो वहाँ पर आपका अलग तरीके से पे फिक्स होगा जो पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो द गवर्नमेंट सर्वेंट shall have the option to be exercised within 1 month from the date of promotion or appointment, as the case may be, to have the pay fixed under this rule from the date of such promotion or appointment, or to have the pay fixed initially at the stage of the time scale of the new above the pay in the lower grade or post from which is promoted। तो मैं बताया 2 ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन में बताया
ये जो ऑप्शन आपको एग्जाम्पल से बताया वो है आप चूज किया था कि मेरा डेट ऑफ प्रमोशन से मेरा पे फिक्स होगा, ठीक है। और जो पे फिक्सेशन के लिए आप ऑप्शन चूज करोगे 1 मंथ के अंदर, वो 1 मंथ कैसे आप काउंट करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन। उसमें आपको चूज करना है कि मेरा डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से पे फिक्सेशन होगा कि मेरा डेट ऑफ प्रमोशन से मेरा पे फिक्सेशन होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ में बताया जिसमें पे फिक्सेशन नहीं होगा, चाहे डेपुटेशन, नेक्स्ट कैडर पोस्ट और एडॉक बेसिस और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केस। इस केस में पे फिक्सेशन नहीं होगा, पोस्ट के हिसाब से आपका पे फिक्स होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, सपोज आप डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, आप बोले कि नहीं मेरा तो प्रमोशन हुआ मगर मेरा जो पे फिक्सेशन होगा डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से होगा, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से होगा। तो अभी आपका पे कितना था बेसिक, जो पुराना पोस्ट था 62,200, अभी आपका प्रमोशन हो गया 5,400, लेवल 10 को चले गए। तो आप अभी चूज किया कि मेरा जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है उसी डेट से मेरा पे फिक्सेशन होगा। तो अभी कैसे, जैसे आपका अभी प्रमोशन हो गया, अभी आपका पे लेवल क्या रहेगा आप देख लीजिए। आपका 62,200 था, तो आपका जो प्रमोशन हुआ लेवल 10 5,400 को प्रमोशन हुआ, तो वहाँ पर 62,200 है क्या? नहीं है, तो नेक्स्ट अमाउंट ले जाइए। देखिए नहीं है तो उससे ज़्यादा अमाउंट हो गया 63,100। ये बेसिक पे मिलेगा आपको टिल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, टिल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ये अमाउंट आपको मिलेगा। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखिए, अभी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट में आपका पे कैसे फिक्स होगा उसको डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से आपका पे फिक्स कैसे होगा? तो जो पोस्ट था आपका बेसिक पे था 6,100, तो एनुअल इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि अभी आप बता दिया कि मेरा पे फिक्सेशन होगा डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से। आपका एज यूजुअल जो ओल्ड पोस्ट में पे था 6,200, एक एनुअल इंक्रीमेंट मिला 64,100, प्रमोशन हुआ और एक इंक्रीमेंट मिला 66,000 में मेंशन किया है यहाँ पर। देखिए एक एनुअल इंक्रीमेंट एज यूजुअल आपको मिलेगा और प्रमोशन के लिए एक इंक्रीमेंट मिलेगा, 66,000 हो गया। और आप देखिए जिस लेवल को आपका प्रमोशन हुआ, जो ग्रेड पे था 5,400 को आप प्रमोशन हुआ लेवल 10 में, क्या वो 66,000 है? ये तो वो फिक्स होगा, नहीं है तो उससे बड़ा अमाउंट ले जाइए, ये पे फिक्स होगा। तो इस केस में जब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से आपका पे फिक्सेशन होता है, वहाँ पर एक इंक्रीमेंट मिलेगा जैसे एनुअल इंक्रीमेंट के हिसाब से और एक प्रमोशन के हिसाब से। तो 2 इंक्रीमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ओल्ड पोस्ट का बेसिक पे के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पर देखिए 63, एक एनुअल इंक्रीमेंट से मिला, एक प्रमोशन से मिला, और वो प्रमोशन कितना हुआ 66,000। क्या आपको जिस लेवल में आपका प्रमोशन हुआ वो अमाउंट है? नहीं है तो नेक्स्ट अमाउंट आपका पे फिक्स कर दिया जाएगा नेक्स्ट अमाउंट में। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको आइडिया दे दिया। और नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। ये FR22 IA बीट 2 आ गया, वो 1 था, ये बीट 2 में क्या दिया है? When the appointment to the new post does not involve such assumption of duty। अच्छा, आपका प्रमोशन हुआ मगर जो प्रमोशन पोस्ट में कोई ऐसा कुछ ग्रेटर इट मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ऐसा कुछ आपका जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बढ़ रहा है। जो आपका ओल्ड पोस्ट था उसी के हिसाब से बढ़न है, क्योंकि हम पहला केस में हम जो डिस्कस किया, जब आपका प्रमोशन हो गया, जिस पोस्ट को आपका प्रमोशन हो गया उसमें आपका जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बढ़ जाता है। मगर इसमें जो 2 में क्या बताया, आपका प्रमोशन हुआ नो डाउट, मगर इसमें देयर इज नो ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, ऐसा कुछ कंपैरिजन टू द ओल्ड पोस्ट कोई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। देयर वुड बी नो मोर बर्डन ड्यू टू ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इस केस में पे फिक्सेशन इसके हिसाब से होगा, जैसे आपका बेसिकली पे बेसिक पे है लेवल 8 में, आपका प्रमोशन हो गया 5,400 लेवल 10। हम देखेंगे कि ये जो जब आपका जो ओल्ड पे था बेसिक पे था, क्या वो अमाउंट है जिस लेवल में आपका प्रमोशन हुआ? नहीं है तो नेक्स्ट अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये केस में क्या है,
ये बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको याद रखना है रूल को। इसमें आपका प्रमोशन हुआ मगर प्रमोटेड पोस्ट में कोई ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो इसके वजह से इस तरीके का पे फिक्सेशन होगा। ठीक है, चलो थर्ड को चलेंगे। ये अगेन आ गया वही फंडामेंटल रूल 22IA थर्ड बीट को आ गए। थर्ड बीट में क्या है, कभी कभी क्या है आप देख लीजिए, फंडामेंटल रूल 15A में देख लीजिए, कभी कभी क्या है ना, ड्यू टू इनएफिशिएंसी मिसबिहेवियर एंड रिटन रिक्वेस्ट, इनएफिशिएंसी मिसबिहेवियर के वजह से आपको क्या होगा, आपको लोअर पोस्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि आप जो जिस पोस्ट में हो अभी प्रेजेंट पोस्ट में आप इतना एफिशिएंट नहीं हो कि आप रिपीटेडली मिसबिहेव कर रहे हो। तो इस केस में आपका जो बेसिकली टाइम स्केल है, बेसिकली आपका जो पे लेवल उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप अभी जो 4800, सपोज मैं एक बता रहा हूँ, अभी आप ग्रेड पे 4800 में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका पे लेवल जो है पे लेवल 8 है, इनएफिशिएंसी मिसबिहेवियर और आप रिटन रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे लोअर पोस्ट चाहिए, तो आपको यहाँ से रिड्यूस करके आपको अभी ये ग्रेड पोस्ट को सपोज कन्वर्ट कर दिया गया, आपका 4200 है और उसका सपोज पे लेवल को आपको रिड्यूस कर दिया गया पोस्ट। तो तीनों चीज़ आपको याद रखना है। कभी कभी क्या है ना, इनएफिशिएंसी मिसबिहेवियर एंड आप खुद रिटन रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे लोअर पोस्ट को आप रिटन रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे इट मीन्स लोअर पोस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और ऑटोमेटिकली आप जिस पोस्ट में एफिशिएंट नहीं हो तो ऑटोमेटिकली आप को लोअर पोस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये दिया है, व्हेन अपॉइंटमेंट टू द न्यू पोस्ट इज मेड ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट अंडर सब रूल 15 of the said rules and the maximum pay in the time scale of the post is lower than his pay in respect of the older post held regularly, he shall draw that maximum as his initial pay। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके ऊपर। आप रिटन रिक्वेस्ट किया, ये जो फंडामेंटल रूल है, ये फंडामेंटल रूल में तीनों चीज़ में आपको लोअर पोस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एक इनएफिशिएंसी मिसबिहेवियर और आप खुद रिटन रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे लोअर पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए इसमें पे फिक्सेशन कैसे होता है। आपका जो पे बैंड था 9300 34,800, जीपी था 4800, लेवल 8 था, सेल 34 में थे, जो आपका बेसिक पे था 1,19,300। अभी आप ओन रिक्वेस्ट किया कि मुझे लोअर पोस्ट चाहिए, तो ओन रिक्वेस्ट में आपका पे बैंड वही है मगर आपको जो जीपी है वो 4200। आप खुद रिक्वेस्ट किया कि मुझे लोअर पोस्ट चाहिए, तो पे बैंड वही है मगर आपका ग्रेड पे को रिड्यूस कर दिया गया क्योंकि आप खुद रिक्वेस्ट किए मुझे लोअर पोस्ट चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम टाइम स्केल ऑफ पे है 1,12,400। आप देखिए आपका बेसिक पे था 1,19,300, ये आपका बेसिक पे था, मगर अभी आप आगे ग्रेड पे 4,200 में, पे बैंड वही है मगर उसका जो मैक्सिमम टाइम स्केल के हिसाब से पे देखेंगे 1,12,400 है। जो आपका जो ओल्ड पोस्ट था उसका जो बेसिक पे था उससे कम है। ये टाइम स्केल ये मैक्सिमम है 4,200 में, आप देख लीजिए जो टाइम स्केल ऑफ पे में मैक्सिमम है ये। तो आपका जो ओल्ड पोस्ट का बेसिक पे से कम है, तो यहाँ पर आपका इनिशियल पे क्या होगा ना, जो जिस पोस्ट को आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिस लोअर पोस्ट को आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया 4,200 को ग्रेड पे में, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम स्केल ऑफ पे जो 1,12,400 है वो इनिशियल पे हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका 1,19,300 था और अभी जो 4,200 ग्रेड पे में आप आ गए तो उसमें मैक्सिमम टाइम स्केल ऑफ पे 1,12,400 है। तो इस केस में आपका जो इनिशियल पे होगा 1,12,400 होगा, और अदर केस में आपका इनिशियल पे जैसे स्टार्ट होगा उसी 4,200 में आपका इनिशियल पे से स्टार्ट होगा लेवल 1 से। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, FR23 चेंज इन पे। कभी ये चेंज इन पे को आप याद रखना है और रूल को याद रखना है। चेंज इन पे के केस में क्या होगा, जब आपका
एक पोस्ट में आप थे और एक आप हायर पोस्ट को चले गए, तो वहाँ पर पे तो चेंज होगा, क्योंकि जब हायर पोस्ट में चले गए वहाँ पर ग्रेटर इट मीन्स जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो उसके हिसाब से आपका जो पे रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस केस में जो चेंज इन पे होगा जब आपको न्यू पोस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो न्यू पोस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया मीन्स आपको न्यू पे मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी आप जिस पोस्ट में हो थोड़ा हायर पोस्ट को चले गए, वहाँ पर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाता है, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो पे होगा वो ओल्ड पोस्ट से ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन 1 क्या है कि आप ये बोल रहे हो प्रोवाइडेड दैट ही मे एट हिज ऑप्शन रिटेन हिज ओल्ड पे ऑनटिल द डेट ऑन विच ही हैज़ अर्नड हिज नेक्स्ट और एनी सब्सिक्वेंट। अच्छा, आप यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप ये चाहते हो कि मुझे अभी ओल्ड पे लेना है ऑनटिल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, मेरा जो पे फिक्सेशन होगा डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से होगा। अभी मैं एक एग्जांपल दिया था, अभी मैं ओल्ड पे के हिसाब से मैं सैलरी लूँगा, एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2 है ऑनटिल ही वैकेट्स हिज पोस्ट, जब तक आपका जो ओल्ड पोस्ट में आप हो उसको वैकेट नहीं करते तब तक वो ओल्ड पे के हिसाब से आपको मिलेगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 है सजेस्ट टू ड्रॉप पे ऑन दैट टाइम स्केल, जो ओल्ड पे में जो जिस टाइम स्केल में आप पे आपको मिल रहा था वो जब बंद हो जाएगा, वो जब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा तो आपको ये मान लिया जाएगा कि न्यू पोस्ट में आपका पे फिक्सेशन हो गया। तो ये 3 ऑप्शन से आप ये चूज कर रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मुझे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से मेरा पे फिक्सेशन होगा। सेकेंड क्या है, जब तक मैं ओल्ड पे पोस्ट में हूँ मुझे ओल्ड पे लेना है अनटिल ही वैकेट्स हिज पोस्ट। थर्ड क्या है, जब तक मेरा ओल्ड पोस्ट में जो मैं पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो सीज नहीं हुआ, वो बंद नहीं हुआ, ओके, तब तक मेरा जो न्यू पोस्ट में जो पे फिक्सेशन नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन को द ऑप्शन 1 से ये जो ऑप्शन आपको चूज करना है, एक बार एक ऑप्शन चूज करोगे वो फाइनल होगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये 23 था, FR 23। FR 24 क्या है, इंक्रीमेंट एज मैटर ऑफ कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इंक्रीमेंट शैल ऑर्डिनरली बी ड्रॉन एज ए मैटर ऑफ कोर्स अनलेस इट इज विथहेल्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली एज यूजुअल हमारा इंक्रीमेंट हमको मिलेगा, मगर कुछ केस में आपका हमारा इंक्रीमेंट विथहेल्ड हो सकता है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हमारा इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन इंक्रीमेंट में बी विथहेल्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट आपका इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस अथॉरिटी को पावर दिया है, डेलीगेशन ऑफ पावर जो है, फंडामेंटल रूल 6 देख लीजिए, FR 6 में डेलीगेशन ऑफ पावर से कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स को डेलीगेशन ऑफ पावर देता है। ठीक है, वो भी चाहेंगे तो आपका इंक्रीमेंट को बंद कर सकते हैं कुछ कंडीशन में। समझ में आ गया? तो 2 कंडीशन आपको याद रखना है, आपका इंक्रीमेंट विथहेल्ड हो सकता है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है, जिस ऑफिसर को डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है उसके पास पावर है, वो आपका इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर सकता है। कब होगा? जब आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है कि आपका वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आपका जो कंडक्ट है रिपीटेडली एक्चुअली there is some abnormality in your conduct repeatedly, it is observed that it means there is abnormality in your conduct, and another one your work is not satisfactory one। इसी केस में ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस ऑफिसर को डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है वो आपका इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर सकता है। ये दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल को भी याद रखना है, जो नॉर्मल इंक्रीमेंट एज ए मैटर ऑफ कोर्स। ठीक है, और यहाँ पर जब आपका इंक्रीमेंट को विथहोल्ड कर दिया जाएगा तो कितना पीरियड के लिए विथहोल्ड कर दिया जाएगा वो भी आप मेंशन होगा। द विथहोल्डिंग अथॉरिटी शैल स्टेट द पीरियड फॉर विच इट इज विथहेल्ड, कितना पीरियड तक आपका इंक्रीमेंट विथहेल्ड होगा वो भी इन्फॉर्म आपको किया जाएगा। और वेदर द पोस्टपोनमेंट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स, क्या ये जो पोस्टपोन हुआ क्या वो फ्यूचर इंक्रीमेंट को कुछ इम्पैक्ट डालेगा, तो ये भी मेंशन होगा। ठीक है, तो ये FR 24 के ऊपर था। FR 25 एक्चुअली प्रिंट नहीं हुआ है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। द होल्डर ऑफ ए पोस्ट द पे ऑफ व्हिच इज चेंज्ड, द
पे ऑफ व्हिच इज चेंज्ड शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही वर ट्रांसफर टू ए न्यू पोस्ट ऑन द न्यू पे। तो आप जानते हो जब न्यू पोस्ट को आपका ट्रांसफ़र हो गया तब आपका पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अभी मैं डिस्कस किया कि FR23 देख लीजिए, इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस था। ही मे एट हिज ऑप्शन रिटर्न इज ओल्ड पे अंटिल द डेट ऑन विच ही हैज अर्नड हिज नेक्स्ट और एनी सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट ऑन द ओल्ड स्केल। ये ठीक है। आप फर्स्ट ऑप्शन है कि मेरा जो पे फिक्सेशन होगा, जो न्यू पोस्ट में मेरा जो पे फिक्सेशन होगा वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से होगा। सेकेंड ऑप्शन है जब तक मेरा ओल्ड पोस्ट वैकेट नहीं होता, ओके, तब तक मेरा न्यू पोस्ट में पे फिक्सेशन नहीं होगा। थर्ड चीज़ क्या है, जो ओल्ड पे में, ठीक है, मैं जो पे ले रहा हूँ वो जब तक सीज नहीं होगा, जब तक बंद नहीं होगा, तो मेरा न्यू पोस्ट में पे फिक्सेशन नहीं होगा। ये था FR23 में। तो तीनों एक्चुअली करेक्ट पूछा है, तीनों करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ प्रमोशन द एम्प्लॉई मे ऑप्ट टू गेट हिज पे फिक्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन और फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, द ऑप्शन इज टू बी एक्सरसाइज। तो आप जानते हो जब आपका प्रमोशन होगा हायर पोस्ट को, तब आपको ऑप्शन देना है कि मेरा डेट ऑफ प्रमोशन से मेरा पे फिक्सेशन होगा कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से मेरा पे फिक्सेशन होगा। तो आपको ऑप्शन देना है विद इन 1 मंथ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन और अपॉइंटमेंट। ये जो 1 मंथ आप जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट हुआ कि प्रमोशन हुआ, उसी डेट से 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन चूज करना है कि जस्ट डेट ऑफ प्रमोशन से मेरा पे फिक्सेशन होगा और मेरा जो पे फिक्सेशन होगा डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, an increment may be withheld from a government servant by any authority to whom the central government may delegate this power under dash। अभी मैं बताया था FR24 में आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर सकता है सर्टन कंडीशन में, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस ऑफिसर को डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है तो वो भी सर्टन कंडीशन में आपका इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर सकते हैं। और ये जो है आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 6 में दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स को डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है। तो डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है तो वो बेसिकली FR24 में ये मेंशन है कि कुछ ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है, तो उनके पास पावर है, वो कुछ कंडीशंस में आपका इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर सकते हैं। जब आपका रिपीटेडली आपका कंडक्ट ठीक नहीं है, कि आपका वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस केस में वो आपका इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है, देखिए FR6 डेलीगेशन ऑफ पावर्स। जो चीज़ मैं आपको अभी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स को डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, ये जो क्वेश्चन है, अन इंक्रीमेंट मे बी विथहेल्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी अथॉरिटी टू हुम द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट दिस पावर अंडर रूल 6 इन केस ऑफ, अभी मैं बताया जो FR24 में कि आपका सर्टन कंडीशंस में आपका इंक्रीमेंट विथहेल्ड हो सकता है जब आपका कंडक्ट ठीक नहीं होगा और जब आपका वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, ठीक है। वही पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट, ये दोनों करेक्ट है नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द इनिशियल पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अपॉइंटेड टू ए पोस्ट ऑन ए टाइम स्केल ऑफ पे इज रेगुलेटेड अंडर। अब मैं बताया था, आप फंडामेंटल रूल 22 देख लीजिए, वो आपका जो पे फिक्सेशन होगा, पे फिक्सेशन के ऊपर आपको फंडामेंटल रूल 22 देख लीजिए। और जो पे फिक्सेशन होता है आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल, उसका सबसेक्शन आई देख लीजिए, उसका बीट ए देख लीजिए और बीट ए का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसमें पे फिक्सेशन के ऊपर है। नॉर्मली यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है फंडामेंटल रूल 22 में, ओके, आपका इनिशियल पे क्या होगा, ओके, पे फिक्सेशन में वो फिक्स होता है, ठीक है, FR22। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द रूल FR24 an increment may be withheld from a government servant by, तो आपका इंक्रीमेंट को सर्टेन कंडीशन में कौन विथहोल्ड कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल 6 है, फंडामेंटल रूल 6 है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स को डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है, तो उनके पास पावर है, वो भी सर्टेन कंडीशंस में आपका इंक्रीमेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं।
तो ये दोनों आइदर 1 और 2, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट विथहेल्ड कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस अथॉरिटी को डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द अपॉइंटमेंट टू ए लोअर पोस्ट इज मेड, सपोज आप रिक्वेस्ट किया कि मुझे जैसे फंडामेंटल इसमें 15A में 3 केसेस में आपको लोअर पोस्ट को ट्रांसफर किया जाएगा। एक है मिसबिहेवियर, इनएफिशिएंसी, और थर्ड वन आप खुद रिटन रिक्वेस्ट किया, और ये जो है खुद आप रिटन रिक्वेस्ट किया कि मुझे लोअर पोस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, व्हेन द अपॉइंटमेंट टू ए लोअर पोस्ट इज मेड ऑन एम्प्लॉइज ओन रिक्वेस्ट अंडर FR 15A, हिज पे शैल बी रेगुलेटेड अंडर बिट सी आंसर है FR 22 सबसेक्शन I, उसका बीट A देख लीजिए, उसका थर्ड पार्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप खुद रिटन रिक्वेस्ट दे रहे हो कि मुझे लोअर पोस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, ये इस रूल में एक्सप्लेन किया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द स्केल ऑफ पे ऑफ ए पोस्ट इज रिवाइज्ड अपवर्ड्स विदाउट इन्वॉल्विंग अजम्पशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ग्रेटर इंपॉर्टेंस, आपका बेसिकली प्रमोशन हुआ, ओके, न्यू पोस्ट को आप चले गए, मगर न्यू पोस्ट और ओल्ड पोस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, जस्ट वी कंपेयर द न्यू पोस्ट विथ ओल्ड पोस्ट, कि आपका न्यू पोस्ट में ऐसा कोई ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई बढ़ोतरी नहीं है, वो लगभग समान है। तो उस केस में पे फिक्सेशन के ऊपर मैं बताया, तो वहाँ पर जो पे फिक्सेशन होता है वो बेसिकली फंडामेंटल रूल 22 उसका सबसेक्शन I देख लीजिए, बीट A रहेगा, और पार्ट 2 उसका देख लीजिए, यहाँ पर दिया है कि आप न्यू पोस्ट में चले गए, तो न्यू पोस्ट में आप चले गए, मगर न्यू पोस्ट में ऐसा कुछ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई बढ़ोतरी नहीं है। ओके, देयर इज़ नो इंक्रीज इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लगभग ओल्ड पोस्ट में जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज था न्यू पोस्ट में वही है। तो वहाँ पर पे फिक्सेशन के ऊपर जब बात आएगा तो FR 22 सबसेक्शन I बीट A और उसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, पे मीन्स द अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ, आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 9 उसका सबसेक्शन 21 देख लीजिए और उसका पार्ट A देख लीजिए, इसमें पे को डिफाइन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पे मीन्स द अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया गया है, देखिए आपका पोस्ट के हिसाब से आपका बेसिक पे होता है, ठीक है, और ओवरसीज पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे, ओके। बेसिकली ओवरसीज पे आप अब्रॉड जा रहे हो तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है। स्पेशल पे क्या है, आप ऐसा कुछ स्पेशल वर्क कर रहे हो, ओके। और पर्सनल पे में आपका पे एनोमली है, तो उसको पे एनोमली को रिमूव करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए आपको एडिशनल पे मिलता है। तो तीनों केस, ओवरसीज पे जो है जब आप अब्रॉड में काम करोगे वहाँ पर आपका जो पे है, नॉर्मल पे है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ओके। तो स्पेशल पे क्या है, आप कुछ डिफ़िकल्ट वर्क कर रहे हो, वहाँ पर स्पेशल पे आपको मिलेगा। पर्सनल पे एनोमली है और उसको कवर अप करने के लिए आपको एडिशनल पे मिलेगा, ये सेकंड पार्ट में है। और एनी अदर एमोलमेंट विच में बी स्पेशली क्लास डज पे बाय द प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट वो बोल सकते हैं कि स्पेशल केस में आपको कुछ एमोलमेंट्स में आपका जो पे में कुछ एडिशनल पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका जो, जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो वहाँ पर आपका एक बेसिक पे होता है, नहीं कि ये पे बैंड होता है। पे बैंड में जो बेसिकली ग्रेड पे, इसी ग्रेड में पे में आपका जो फर्स्ट लेवल है आपको मिलेगा, नहीं कि। चलो नेक्स्ट वन, सुपर न्यूमररी पोस्ट इज अ डैश। सुपर न्यूमररी पोस्ट एक परमानेंट पोस्ट है। ये कब होता है, जैसे यहाँ पर डिस्कशन कर दिया, देखिए सुपर न्यूमररी पोस्ट, कभी हम लियन में चले गए और जब लियन में आप जा रहे हो तो आपका जो बेसिकली पेरेंट पोस्ट वो वैसा रहेगा, मगर जब आप लियन में चले गए और जब लियन से आप रिटर्न आ गए आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को, तब आपका वो पोस्ट जो था वो पोस्ट एक्चुअली फिलअप हो चुका है। तो इस टाइम में आपको एक शैडो पोस्ट क्रिएट किया जाएगा आपके लिए, आपको ऑब्जर्व करने के लिए। लियन में चले गए मीन्स आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर आपका
लियन रहेगा, वो वैकेंट रहेगा, मगर कभी कभी क्या होता है वो पोस्ट को सपोज फिलअप कर दिया गया, आप रिटर्न आ गए, ठीक है, आप रिटर्न आने से क्या है वो पोस्ट ऑलरेडी फिलअप हो चुका है, तो इसके लिए एक शैडो पोस्ट आपके लिए क्रिएट किया जाएगा, सुपर न्यूमररी पोस्ट। जब तक क्या है आपके लिए उसी कैडर में जब तक एक पोस्ट वैकेंट ना किया जाए उस केस में सुपर न्यूमररी पोस्ट रहेगा। जब एक पोस्ट वैकेंट हो जाएगा, आप शिफ्ट हो जाएंगे, ये सुपर न्यूमररी पोस्ट को अबोलिश कर दिया जाएगा कि आपका रिटायरमेंट हो गया, सुपर न्यूमररी पोस्ट को अबोलिश कर दिया जाएगा। तो वही है, देखिए, इट इज़ ऑलवेज ए परमानेंट पोस्ट बट इज नॉर्मली क्रिएटेड टू अकोमोडेट द लियन ऑफ एन ऑफिसर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सच रेगुलर पोस्ट। इट इज पर्सनल टू द ऑफिसर फॉर होम इट इज क्रिएटेड एंड नो अदर ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड अगेंस्ट सच ए पोस्ट। एनी अदर ऑफिसर को वहाँ पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। आप लियन में चले गए थे, आपका पेरेंट पोस्ट फिलअप हो गया, जब आप लियन से रिटर्न आ गए, लियन में गए थे, आप जब रिटर्न आ गए, आपका पेरेंट पोस्ट को ऑलरेडी फिलअप कर दिया गया है, उस केस में एक शैडो पोस्ट का क्रिएट कर दिया जाएगा और उसी पोस्ट में आप ही रहोगे, वो पोस्ट और किसको असाइन नहीं किया जाएगा। जब तक आपका रिटायरमेंट ना हो जाए वो पोस्ट रहेगा। कि सपोज आपका कैडर में कोई पोस्ट वैकेंट हो गया, आपके लेवल के हिसाब से आप चले जाओगे, तो ये सुपर न्यूमररी पोस्ट को अबोलिश कर दिया जाएगा, ये दिया है। इट स्टैंड अबोलिश्ड व्हेन रेगुलर पोस्ट बिकम्स अवेलेबल टू अकोमोडेट द लियन ऑफ दैट ऑफिसर। It stand abolished as soon as officer for whom the post created got retirement, availability of vacancy in that cadre, promotion and due to other reasons. It is a shadow post भी याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, no duties attached to this post। ठीक है, तो इतना 10 क्वेश्चंस था। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। प्लीज़ माई फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, लाइक माई चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। आज इतना ही है, फिर हम FR 26 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।